हेलो एवरीवन, माय नेम इज मनीष भारद्वाज। स्कोर विद में आपका स्वागत है। जैसे मैंने आपको बोला था कि मैं एक मॉक टेस्ट डालूंगा। ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं और ये आसान वाला पेपर ही है। तो इसमें कम से कम आपके 60 मार्क्स बनने चाहिए। अगर आपके 60 मार्क्स नहीं बन रहे तो कहीं ना कहीं आप लैग कर रहे हो तैयारी में। और जिन बच्चों ने कोर्स परचेज किया है, एक बार ये वाला पेपर दे के देख लो, सारे ही दे के देखो इसको, और कमेंट में अपने मार्क्स मेंशन करो। और इस पेपर के बिहाफ पे मुझे बताओ कि आपका कौन सा पोर्शन में कम मार्क्स बने हैं। डाउट ग्रुप में बता देना मुझे, फिर उस हिसाब से फिर मैं कंटेंट डालूंगा। ठीक है। और जो पेपर है ना, एग्जाम डेट देखो किसी को पता नहीं है, सब गैस कर रहे हैं। कोई बोल रहा जुलाई, कोई नवंबर। आपको उससे लेना देना होना नहीं चाहिए। इस टाइम पे अपने सारे चीज़ें पक्का कर लो। जैसे ही एग्जाम की डेट अनाउंस होती है, होपफुली 1-2 मंथ में पेपर चांसेस मानो कि हो जाए। तो जैसे डेट अनाउंस होगी उस टाइम सिर्फ आपने रिवीजन करना है। तो इस टाइम तैयारी इतनी पक्की कर लो। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन से देखते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। कपड़े का पर्यायवाची शब्द बताइए। कपड़े का पर्यायवाची बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। मान, वान, चीज, वस्त्र। वस्त्र होगा, तो डी आंसर हो गया। गर्व शब्द का अर्थ लिखिए। गर्व क्या होता है? गर्व करना, प्राइड, अभिमान। सी आंसर होगा। आसान ही आती है हिंदी, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं आती। हर किसी की इच्छा आगे बढ़ने की होती है। रेखांकित शब्द का अर्थ लिखिए। इच्छा। इच्छा क्या होती है? चाह। तो ए आंसर हो गया। ये तो बिल्कुल आसान है। चतुर का विलोम। विलोम मतलब उल्टा। चतुर मतलब चालाक। मूर्ख क्या होगा? साधारण, मजबूरी, संपन्न। एक आदमी चालाक है, दूसरा क्या है? मूर्ख, उल्टा। अंत भला सो भला, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? अंत भला सो भला। तो पहला ऑप्शन देखो, अंत में सब ठीक होता है। नहीं, ये कोई बात थोड़ी है, गलत भी हो सकता है। अंत में अंत ही सब कुछ है, ऐसा भी नहीं है। अंत ठीक हुआ तो सब ठीक है। तो ये होता है अंत भला सो भला। इसका मतलब ये होता है कि अगर आपने काफ़ी कठिनाइयाँ देखी या काफ़ी गलत काम भी कर लिए, बाद में आप सुधर गए, तो मतलब ऐसे बोलेंगे आपको, अंत भला तो ठीक सब भला। मतलब आखिरी में अगर ठीक हो गया तो सब ठीक है, पिछली चीज़ें याद नहीं रहती। छठा क्वेश्चन देखो, अंधा क्या जाने बसंत की बार। तो अंधा बंदा क्या जाने बसंत की बार। अब अंधे को दिख तो रहा नहीं, तो बसंत का थोड़ी उसको पता लगेगा। तो एक अंधा आदमी क्वेश्चन देख सकता है, ये मतलब नहीं बना। बाकी बात तो सच, अंधा आदमी देख थोड़ी सकता कुछ। अंधा आदमी रंग नहीं पहचान सकता, तो ये भी ठीक बात है, बट इसका अर्थ बताना, तो ये अर्थ नहीं बना। एक अंधा आदमी अपने ही मार्ग पे चलता है, मन के अंधकार के कारण, ये तो कुछ है ही नहीं। तो इसका मतलब ये है, अंधा क्या जाने बसंत की बार, कि अंधे आदमी को सिर्फ अपना मार्ग ही पता है जिस पे वो चलता है, जिससे वो गैस मार के चलता है। तो सी आंसर ही होगा। ठीक है, वो तो हमें पता ही, अंधा देख नहीं सकता। ठीक है, अंधा क्या जाने बसंत की बार। तो जो बंदा जो काम करता है उसको उसी का पता होता है, दूसरे काम का थोड़ी पता होता है। इसका मतलब ये है। ठीक है, जिसको जिस काम का पता है उसको उसी का पता है। सातवां क्वेश्चन देखो, बेटियां का एक वचन क्या है। तो बेटी का बेटियां, तो बी आंसर हो गया। घोड़ा का बहुवचन घोड़े, ए आंसर हो गया। रोटी के लिए हर कोई काम करता है, रोटी का बहुवचन बताना है, रोटियां, यानी सी आंसर। नदी के तट पर कई गांव बसे हैं, नदी का बहुवचन नदियां, नदी नहीं होगा, नदियां, डी। तो मुझे लग रहा है 10 में से 10 आने चाहिए इसमें, तो बहुत ईजी था ये। ठीक है, आई होप अगली जो पेपर हो तो उसमें अच्छी हिंदी हो। ये तो बहुत ईजी हिंदी थी, कुछ नहीं था। अब इंग्लिश वाले पोर्शन में आते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी बनाते हैं, मेरी थंबनेल में भी दिखा होगा ना स्ट्रेटजी। क्या स्ट्रेटजी रहेगी 30 दिन की? स्ट्रेटजी क्या होती है? स्ट्रेंथ, स्टोरी, प्लान। प्लान ही होता है ना स्ट्रेटजी, हम प्लान बनाते हैं भाई, क्या हो सकता है। वे ऑफ थिंकिंग नहीं होता, डिस्टर्बेंस नहीं होता। 12वां देखो, टू गेट इनटू ए यूनिवर्सिटी ही हैड टू टेक एन असेसमेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अंडरलाइन वर्ड। असेसमेंट का मीनिंग बताना है। अगर यूनिवर्सिटी में एंटर करना तो उसको एक असेसमेंट देना पड़ा। तो यूनिवर्सिटी में क्या होता है? टेस्ट ही होता है ना, एक तरीके से आपको एक टेस्ट देना पड़ा, उसके बाद यूनिवर्सिटी एडमिशन देती है। पंजाब यूनिवर्सिटी तो ऐसे देती है टेस्ट के साथ ही। बाकी मेरे को हरियाणा वालियों का नहीं पता, एमडीयू वगैरह का नहीं पता, कुरुक्षेत्र वाले क्या करते हैं, शायद वो भी टेस्ट एंट्रेंस रखा होता उन्होंने भी। एंटोनिम ऑफ द इनफीरियर। इनफीरियर क्या होता है? बिल्कुल नीचे इनफीरियर, तो सुपीरियर होगा ना। एंटोनिम होता है उल्टा, सुपीरियर क्वालिटी। इन्फीरियर का क्या होगा? सुपीरियर, डी। सम ऑफ द बिजनेस लीडर्स आर वेरी जनरस, बड़े जनरस हैं। एंड कंट्रीब्यूट फॉर द बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी। कुछ बिजनेस लीडर ना बड़े जनरस हैं, वो कंट्रीब्यूट करते हैं कि हमारी सोसाइटी अच्छी जगह पे जाए। तो उनको कंट्रीब्यूशन का मतलब है पैसे दे दिए या कोई स्कीम निकाल दी। तो व्हाट इज द एंटोनिम, उल्टा बताना है जनरस का। जनरस होता है उदार। उदार आदमी वो होता है दान दान पुण्य करता है, जो भला करता है लोगों का। तो उसका उल्टा क्या होगा? अनग्रेटफुल, स्टिंगी, पुअर, सीरियस। पुअर तो नहीं होगा भाई, सीरियस भी नहीं होगा। स्टिंगी क्या होता है? एक तरीके से कंजूस, जो पैसे खर्च के राजी नहीं है।
उसको स्टिंगी बोलते हैं, तो यही आंसर होगा इसका, स्टिंगी। ठीक है, अब ये ऑप्शन उल्टे पुल्ट हो रखे हैं, सी बी ऐसे करके, तो इसका आंसर स्टिंगी होगा। तो इसको चाहे बी मानो या सी मानो, देख लो अपने हिसाब से, स्टिंग होना चाहिए। 15वां क्वेश्चन, व्हेन यू कम अक्रॉस समवन इंटरेस्टिंग, जब तुम किसी इंटरेस्टिंग इंसान के कम अक्रॉस आते हो, आसपास आते हो, यू मे फॉल इन, जब इंटरेस्टिंग लगता है कोई आदमी तो आप लव में ही फॉल होते हैं ना, फ्रेज है वैसे ये। ठीक है, यू मे फॉल इन लव, रोड पे थोड़ी गिरते हो, ट्रैप में थोड़ी गिरते हो, वैसे गिरते हो ट्रैप में ही हो, बट यहाँ फ्रेज बताना है तो लव होता है आपको, अगर आपको कोई इंटरेस्टिंग लगता है, तो डी आंसर है, यू मे फॉल इन लव, ये फ्रेज है भाई। ठीक है, फ्रेज है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रेज बीटिंग अबाउट द बुश, बीटिंग अबाउट द बुश, बीटिंग अबाउट द बुश का मतलब होता है कि घुमा फिरा के बात करना, बीटिंग अराउंड द बुश है ये, है ना, अबाउट भी हो सकता है। बीटिंग अराउंड द बुश होता है घुमा फिरा के बात करना, मतलब कि कुछ बात कुछ है, घुमा फिरा के कुछ करा। टू टॉक सॉफ्टली नहीं, टू स्पीक इन राउंड अबाउट इनडायरेक्ट वे, तो ये बी आंसर है। ठीक है, बीटिंग अबाउट द बुश। आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द बिलो ऑप्शंस। लकीली ओनली ए पर्सन वाज इंजर्ड, लकीली हमने करेक्ट बताना है, ओनली ए पर्सन वाज इंजर्ड, जब ओनली लगा दिया, ओनली के साथ इसने ए पर्सन, लकीली वन पर्सन वाज इंजर्ड। अब लकीली की स्पेलिंग देखो इसमें क्या है, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। लकीली ओनली वन पर्सन वाज इंजर्ड, ओनली ए पर्सन था, ओनली वन पर्सन, तो ये कह रहा है कि लक है कि एक ही बंदा घायल हुआ, ए पर्सन नहीं आएगा ना, वन पर्सन, मतलब आपको काउंटिंग बतानी पड़ेगी। जब जब बिल्कुल कम की बात हो रही है ना कि भाई एक ही बंदा घायल हुआ, तो आप एक नंबर बताओगे, तो ओनली वन पर्सन वाज इंजर्ड। लकीली ओनली ए पर्सन, ए भी आ गया वन भी आ गया, दोनों चीजें साथ नहीं आ सकती, तो ए नहीं आएगा, यहाँ पे वन आएगा, तो इसका सी आंसर है, सी बनेगा बेस्ट। देखो कितनों का ठीक था ये। फ्रॉम अमंग द गिवन ऑप्शंस पिक द करेक्ट सेंटेंस। इट टेक्स मी अबाउट ए आवर, आवर आवर, ए की साउंड आ रही है ना, तो जब ए की साउंड आ रही है तो आर्टिकल पता है आपको क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं। जब आपको सवर की सावर आती है, व्यंजन की आती है, तो उस टाइम पे ए लगाते हैं, तो एन आवर होना चाहिए, तो ये तो गलत हो गया। इट टेक्स मी अबाउट एन आवर टू गेट टू वर्क, अबाउट एन आवर ठीक ठीक लग रहा है, आगे देखते हैं। इट टेक्स मी अबाउट ए आवर, तो ये भी गलत हो गया। इट टेक्स मी एन आवर टू गेट टू वर्क, तो अबाउट है, इट टेक्स मी अबाउट एन आवर, लगभग एक घंटा लगा, एग्जैक्ट थोड़ी बताओ उसको, तो बी आंसर ठीक है इसमें। आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद एट लीस्ट, विद द लीस्ट और नो एरर, या तो एरर ही ना हो या कम एरर हो। तो पहला देखो, इन द ओल्ड डेज, ओल्ड डेज की बात कर रहा है। मैनी चिल्ड्रन डिड नॉट गो टू स्कूल, चिल्ड्रंस किसी के साथ एपोस्ट्रोफी लगाते हैं ना, तो उसमें उसके रिलेशन की बात की जाती है, काके की, बॉयज, बॉयज नहीं, जैसे मैं बोलूँ रमेश, रमेश के आगे मैंने एस आई एस ऐसे लगा दिया, एपोस्ट्रोफी एस, मतलब रमेश का भाई बहन, रमेश की किताब, उसकी चीज़ों की बात कर रहे हैं हम, उससे जो जिसका रिलेशन है। ठीक है, तो चिल्ड्रन के साथ ऐसे यस इसमें नहीं लगेगा, तो गलत हो गया। इन द ओल्ड डेज मैनी चिल्ड्रन डिड नॉट गो टू ए स्कूल, ए स्कूल, स्कूल के साथ ए थोड़ी लगाओगे, डिड नॉट गो टू ए स्कूल, तो ये भी गलत है। इन द ओल्ड डेज मैनी चिल्ड्रन, ए एन दी आर्टिकल का यूज मैंने अभी स्टेनो वालों को भी बताया था शायद इंग्लिश की क्लास में। दी का यूज होता है जब आपको कोई स्पेसिफिक चीज मेंशन करनी है, कि मैं एक बढ़िया दुकान है शहर में, उस पे जाता हूँ, स्पेसिफिक बता दिया कि किसी चीज को स्पेसिफाई कर दिया, अलग सी चीज, तो उसके लिए दी का यूज करोगे। ए मतलब नॉर्मल के लिए, एन, ए और एन एक चीज के लिए करोगे जो नॉर्मल है। ठीक है, तो स्कूल के आगे नहीं लगाना है हमें। इन द ओल्ड डेज मैनी चिल्ड्रन डिड नॉट गो टू स्कूल, मैनी चिल्ड्रन डिड नॉट, ये ठीक हो सकता है भाई। ठीक है, मैनी चिल्ड्रन, जब पास्ट की बात करें ना, तो डिड का पास्ट टेंस भी तो होना चाहिए, तो डिड नॉट गो ठीक है। इन ओल्ड डेज मैनी चिल्ड्रन, डज, डज थोड़ी होगा, और चिल्ड्रन के साथ डज तो वैसे नहीं आना, तो ये गलत हो गया ना। ठीक है, चाइल्ड का बहुवचन होगा ना चिल्ड्रन, तो ये गलत हो गया, सी आंसर होगा इसका। तो आप देखो कितने, मेरे को लग रहा है हरियाणा वालों के ना इंग्लिश में भी दिक्कत है, जो एसएससी की तैयारी नहीं करते। द पुलिस, तो उसका भी सोल्यूशन बताऊंगा मैं। द पुलिस डैश पीपल इन द नेबरहुड सिंस लास्ट वीक, कंप्लीट करना है। सिंस या फोर का जब यूज होता है ना, सिंस हो गया फोर का, इनका ना प्रेजेंट या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में होता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, और उसमें क्या होता है, हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन का यूज होता है। ठीक है, हैज, हैव, हैड, और उसके साथ बीन का यूज होता है। ये आपको पता होगा कि बारिश हो रही है लगातार 4 घंटे से, ठीक है, लगातार 4 घंटे से बारिश हो रही है, तो उसका क्या मतलब,
इट हैज़ बिन रेनिंग लगातार 4 घंटे से, ठीक है, फॉर 4 आवर्स। तो कंप्लीट सेंटेंस बाई फिलिंग विद द अप्रोप्रिएट आंसर सिंस लास्ट वीक। तो पुलिस, हाँ एक चीज और, मैंने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो कराया था कोर्स में, अगर स्टेनो वाला कोई बच्चा देख रहा है तो अब जो जिन्होंने ये कोर्स बाई भी किया ना, आपको भी वो वीडियो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाली मैं डाल दूंगा, क्योंकि वो बहुत जरूरी है, इंग्लिश के लिए जरूरी है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आपको आना चाहिए। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में ना बताया है उसमें कि जो पुलिस होती है ना, पुलिस, पुलिस को बहुवचन मानते हैं, बहुवचन। और अगर एक पुलिसमैन, अगर स्पेसिफिक लिखा ना आपको ए पुलिसमैन, तो वो एक वचन है। यहाँ पे द पुलिस की बात हो रही है। अब पुलिस आपके घर में आएगी इंटरोगेशन के लिए, एक एक थोड़ी आएगा, जिप्सी वर्ग के आएगी पूरे, अगर आप कुछ कांड करोगे तो पूरे जिप्सी वर्ग के आएगी ना आपके घर। तो द पुलिस, पुलिस का मतलब ज्यादा बंदे हैं भाई, द पुलिस। तो बहुवचन के साथ क्या लगेगा, हैव लगेगा। तो हैव बीन इंटरोगेटिंग, ये ठीक हो सकता है क्योंकि सिंस आया था, मैंने बताया था परफेक्ट टेंस है। तो पुलिस हैव बीन इंटरोगेटिंग, तो ए हो सकता है। हैज इंटरोगेशन नहीं होगा, हैज भी नहीं होगा, तो हैज बीन नहीं होगा। सीधा सीधा एक ही आंसर बन गया, हैव बीन। तो ए आंसर है इसका, ठीक है। तो इस तरीके से पुलिस बहुवचन होती है। तो ये चीज यहाँ पे नोट करने वाली थी। आगे चलते हैं, 21वां क्वेश्चन। लॉर्ड महावीरा वाज ए प्रोपोनेंट ऑफ इन इंडिया। भगवान महावीर भारत में डैश के प्रचारक थे। तो जैन धर्म के थे महावीर, और जैन धर्म के अंदर 24 जो थे तीर्थंकार थे। तीर्थंकार समझ लो या भगवान समझ लो उनके। और जो महावीर स्वामी थे वो 24वें थे, ठीक है। पहले कौन थे, फर्स्ट कौन थे, और 23वें कौन थे, ये याद रखने होते हैं। जो पहले थे ना वो आपके पार्श्वनाथ थे, पार्श्वनाथ। और ये कौन थे, ऋषभ देव। और कई बार ना इनका सिंबल भी पूछ लेता है कि सांप किसका सिंबल है, ठीक है, लायन किसका सिंबल है, ऐसे पूछ लेता है आपसे, तो वो देख लेना, ठीक है। तो लॉर्ड महावीरा जो थे वो 24वें तीर्थंकर थे और जैन धर्म से थे। और इनकी सेलिब्रेशन सेलिब्रेशन कहाँ पे अटेंड की थी इन्होंने, ठीक है। तो कमेंट में बताना मुझे पावापुरी में क्या किया था इन्होंने, पावापुरी, ठीक है। कुंडग्राम में इनका जन्म हुआ था, वैशाली कुंडग्राम। तो जब भी मैं क्वेश्चन करवाऊंगा ना आपको कोर्स में भी, तो जैसे महावीर का क्वेश्चन भूल तो उससे सारी रिलेटेड डिटेल बता दूंगा कि क्या हुआ था क्या नहीं, ताकि आपको रिलेट कर पाओ, याद हो जाए। 22वां देखो, आर्यभट्ट वन ऑफ द फेमस मैथमेटिशियन फ्रॉम इंडिया बोरन इन। भारत के प्रसिद्ध गणितज्ञों में आर्यभट्ट का नाम है। शून्य की खोज करी थी, तो कहाँ पे जन्म हुआ था, बिहार में हुआ था। इनका बी आंसर है, पटना बिहार। 23वां देखो, 1 फरवरी 2020 की स्थिति में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे। उस टाइम पे राजीव कुमार थे। कमेंट में आप अभी के बताओ। तो आपको ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, अभी का बताना कि अभी कौन है, ठीक है। चेयरमैन बताओ, चेयरमैन तो आपको पता नहीं थी आपको कौन होता है, वाइस चेयरमैन बताना आपको, ठीक है। द अदर नेम ऑफ यारलुंग सांगपो रिवर। यारलंग सांगपो नदी का दूसरा नाम क्या है, गंगा। गंगा नहीं है भाई, एक ब्रह्मपुत्र नदी जो है ना, ये आपको पता है कि ब्रह्मपुत्र नदी बंगाल में भी बहती है और उधर पीछे से भी ऐसे बह के आती है। तो इसका ना हर जगह पे नाम चेंज होता है। तो ब्रह्मपुत्र नदी का यारलुंग रिवर जो है, ब्रह्मपुत्र नदी का ही नाम है ये, ठीक है। तो सी आंसर है। बाकियों के नाम इंडियन ही है भाई, ब्रह्मपुत्र का चेंज होता है। तो बंगाल में, बंगाल नहीं, बांग्लादेश, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या बोलते हैं वो कमेंट में बताना। भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू स्टेट। तो कितने स्टेटों से गुजरती है, 8 स्टेट से गुजरती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसको याद करने का तरीका आगे बता दूंगा, मैंने स्लाइड में लिया हुआ है, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है 8 स्टेटों से निकलती है। वैसे तो ऐसे याद कर लो आप, एक तो गुजरात से निकलती है, मध्य प्रदेश से जीएम, एक कर लो टीएम, जीएम टीएम और जेसीबी, और एक आर है। कुछ भी अपना तरीका बना लेना, मेरे को ऐसे याद किया था, जीएम टीएम जेसीबी आर। गुजरात, राजस्थान, जे से झारखंड, सी से छत्तीसगढ़, बी से यानी बंगाल, टी से त्रिपुरा, एम से मिजोरम, एम से मध्य प्रदेश। आगे एक बार मैप में दिखा देता हूँ आपको, आप अपने तरीके से याद कर लेना। 8 स्टेटों से होकर गुजरती है। 26 में मैं आओ, लार्जेस्ट पेट्रोलियम रिफाइनरी ऑफ इंडिया ओन्ड बाय रिलायंस। रिलायंस जियो, अंबानी की कंपनी। तो अंबानी ने पेट्रोलियम रिफाइनरी सबसे बड़ी कहाँ लगाई है। तो अंबानी वगैरह कहाँ से बिलोंग करते हैं, वैसे गुजरात से करते हैं, गुजरात में ही लगाई है। डी, वैसे मुंबई में रहते हैं पर गुजराती है ना, सारे बिजनेसमैन गुजराती है भाई। तो जामनगर, डी आंसर है इसका।
मिनिमम एज फॉर बीइंग इलेक्टेड एज ए मेंबर ऑफ लोकसभा, लोकसभा का आपको मेंबर बनना है यानी एमपी बनना है तो कितनी एज होनी चाहिए? 25 एज होनी चाहिए, सी आंसर है। अगर मैं राज्यसभा की एज पूछूं तो राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए 30 एज होनी चाहिए। राज्यसभा को डायरेक्ट बंदे नहीं चुनते, हम आप लोग राज्यसभा के लिए वोट नहीं कर सकते, या तो प्रेसिडेंट कर सकता है उनको नॉमिनेट, या फिर जो एमपी एमएलए होते हैं वो चुन सकते हैं। ठीक है, राज्यसभा के लिए हम डायरेक्ट वोट नहीं करते, इसलिए राज्यसभा को अपर हाउस बोलते हैं। ठीक है, लोकसभा को आदमी लोकसभा नाम में ही लोक है, मतलब आम आदमी वोट कर सकता है लोकसभा के लिए, राज्यसभा ही नहीं, अपर हाउस। ठीक है, लोअर हाउस बोलते हैं लोकसभा को। लोकसभा का आर्टिकल कौन सा है, राज्यसभा का कौन सा है? राज्यसभा का आर्टिकल जो है ना, राज्यसभा का आर्टिकल है 80 आर्टिकल। और ये भी मैंने कोर्स में बताया आपको, मतलब जो स्टेनो वालों में, अभी ये वाली वीडियो भी डाल दूंगा मैं पॉलिटी वाली। तो मेरा ये रहेगा, पहले मैं आपको ना जो मेन जैसे पॉलिटी के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है तो पॉलिटी के मैं कंप्लीट करवा दूँ, आपको हिस्ट्री कंप्लीट करवा दूँ, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साइंस करवा दूँ, उसके बाद ये पेपर करवाऊँ। तो जैसे ना एक सरल करके याद करना होता है, सरल। से बन गया संसद, आर से राज्यसभा, एल से लोकसभा। संसद का आर्टिकल होता है 79, राज्यसभा का 80 और लोकसभा का हो गया 81। तो इस तरीके से याद करवाया था मैंने। ठीक है, तो इस तरीके से आप उसको याद कर सकते हो। मिटा देता हूँ इसको फिलहाल। तो राज्यसभा का टेन्योर कितना होता है? 6 साल का होता है राज्यसभा का टेन्योर। राज्यसभा कभी भंग नहीं होती, और राज्यसभा के जो बंदे हैं 1/3 रिटायर हो जाते हैं 2 साल के अंदर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट होनी चाहिए आपको चीज़ें याद। अगर मैं प्रेसिडेंट की एज पूछूं मिनिमम कितनी होनी चाहिए प्रेसिडेंट बनने की, तो वो 35 साल होनी चाहिए। 28वां क्वेश्चन देखो, वर्तमान में राज्यसभा में सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? एट प्रेजेंट टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा कितने हैं? 250 हैं। और प्रेसिडेंट कितने नॉमिनेट करता है? प्रेसिडेंट कितनों का नाम देता है? 12 का देता है। 238 एमपी एमएलए चुनते हैं, 12 का नाम देता है। और राज्यसभा का जो चेयरमैन कौन होता है? एक्स ऑफिसो चेयरमैन, एक्स ऑफिसो चेयरमैन कौन होता है? तो वो होता है वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट होता है। आगे चलते हैं। ये देखो, ये जो कर्क रेखा जहाँ से गुजर रही है, तो पहले गुजरात से थोड़ा सा पार्ट ये राजस्थान का भी आता है, राजस्थान से फिर एमपी से, फिर छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो ये याद कर लो, कैसे करके कर लो, जीएम, टीएम, जेसीबी और आर। कुछ भी ना लेना, हिंदी हिंदी में काफ़ी दिए होंगे। ठीक है, आप यूट्यूब पर भी सर्च करोगे, शॉर्टकट दिए होंगे। तो मैंने तो वैसे याद किया था, आप अपना ही बना सकते हो। सन 1849 में सिखों की हार के बाद वर्तमान हरियाणा को डैश के द्वारा हड़प लिया गया। तो 1849 में ना एंग्लो सिख वॉर हुआ था, तो ब्रिटिश ने हड़प लिया था। डी। फेमस ट्रेवलर, बौद्ध धर्म सिखाने के लिए 17वीं शताब्दी में हरियाणा आए प्रसिद्ध यात्री हुन सेंग। ये हरियाणा के पेपर से लिया है, 17वीं शताब्दी नहीं है भाई, 7वीं शताब्दी आएगा। हरियाणा वाले थोड़ा बहुत गलती तो करते ही हैं। अब 7वीं शताब्दी में आया था ये फेमस हुन सेंग, हु हैड कम टू हरियाणा इन 7th सेंचुरी, कर लेना 17 में, टू लर्न बुद्धिज्म वाज फ्रॉम। तो ये चाइना से था। और किसके शासनकाल में आया था? ये हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था, हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। हुन सेंग, या इसको युआन चुआंग भी बोलते हैं। और एक फाइयान करके है, फाइयान। ठीक है, जो फाइयान था ना, ये चंद्रगुप्त टू के चंद्रगुप्त टू, गुप्ता एम्पायर में था ना चंद्रगुप्त टू, तो उसके टाइम पीरियड पे आया था फाइयान, ये भी चाइनीज था। तो इन दोनों में कंफ्यूज मत होना। इनको याद करने का तरीका क्या है? एच से ह्यून शुरू हो रहा है, एच से हर्षवर्धन शुरू हो रहा है, तो ये याद रख लेना। हुन सेंग हर्षवर्धन के टाइम पे आया था, 7वीं शताब्दी, यानी कि 600 के करीब, 600 से 700 के एडी के बीच में रख लो आप। ठीक है, आगे चलते हैं। 31वां क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ हरियाणा इज रेफर्ड एज स्वर्ण-प्रस्थ। स्वर्ण-प्रस्थ किसको बोलते हैं? सोनीपत को। नाम ऐसे सोनीपत, ऐसे स्वर्ण-प्रस्थ, गोल्ड प्लेस बोलते थे भाई। पता नहीं कहाँ गोल्ड है सोनीपत में, ये तो मुझे नहीं पता। 1 जनवरी 2020 तक हरियाणा के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? एज ऑन 1 जनवरी 2020 हु इज द प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा। तो अभी ये तो बताइए आपको, सैनी जी हैं। तो आप कमेंट में ये बताओ, जो हमारे सैनी जी हैं वो कौन से नंबर के मुख्यमंत्री हैं, ये बताना आपको। ठीक है, मनोहर लाल खट्टर थे उस टाइम पे तो। ठीक है, तो अब बताओ कौन से नंबर के थे सैनी जी? 33वां देखो, स्टेट ऑफ हरियाणा फॉर्म्ड 1 नवंबर 1966 को बना था। ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ जननायक जनता पार्टी दुष्यंत चौटाला वाज ए मेंबर ऑफ। जननायक जनता पार्टी के गठन से पहले दुष्यंत चौटाला किसके सदस्य थे? तो पहले तो इनेलो के थे ना,
इनेलो, इंडियन नेशनल लोकदल। सी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, IIM कहाँ पे है? रोहतक में है। 2009 में बना था ना IIM, देख लेना, गलती भी हो सकता हूँ मैं, 2009 में वैसे जहाँ तक मुझे याद है। ए रिसर्च इंस्टीट्यूट CIRB इज लोकेटेड इन हिसार हरियाणा। अनुसंधान संस्थान CRB हरियाणा के हिसार में है। CRB की फुल फॉर्म पूछ रहा है। बी से तो बफेलो बनेगा, भैंस। काउंसिल फॉर इंफॉर्मेशन, बफेलो की भैंस की इंफॉर्मेशन थोड़ी लोगे। सेंट्रल इंडस्ट्रियल रिसर्च बोर्ड, बोर्ड तो है नहीं ना, रिसर्च हो रही, इंडस्ट्री की तो है ही नहीं। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन बफेलो, तो यही है इसका आंसर, ठीक है। सी, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन बफेलो हिसार में है। विच द फॉलोइंग लैंग्वेज इज नॉट स्पोकन इन हरियाणा, हरियाणा में पंजाबी बोलते हैं भाई, टोहाना फतेहाबाद साइड तो सारे पंजाबी बोलते हैं, हरियाणवी तो बोलते ही हैं, हिंदी तो हिंदी में भी बोलते हैं, हरियाणवी तो, गुजराती थोड़ी बोलते हैं। डी, एक आधा बोलता भी हो, ठीक है, कुछ नहीं पता हरियाणा तो वो एक आधा बोलता भी हो सकता है गुजराती। विच द फॉलोइंग फेस्टिवल इज नॉट सेलिब्रेटेड हरियाणा, हरियाणा में कौन सा फेस्टिवल सेलिब्रेट नहीं? लोहड़ी बनाते हैं भाई, होली बनाते हैं, ओणम, ओणम नहीं बनाते। ओणम कहाँ का है? केरल का है। एक होता पोंगल, पोंगल कहाँ का है? ये तमिलनाडु का है। एक बोमालू है, बोमालू, बोमालू आप कमेंट करके बताओ कहाँ का है। एक जल्लीकट्टू भी होता है, जल्लीकट्टू, जल्लीकट्टू भी बताना। जो बैल होते हैं ना, बैल उसको वो दौड़ाते हैं ना, मिर्च मुझे लगा के पकड़ते हैं, मतलब बैल को बीच में बंद भी कर दिया, जल्लीकट्टू, तो वो बताना। इसका सी आंसर है भाई। हरियाणा की नृत्य शैली जो युवा विवाहित महिलाओं के माथे पर पहने जाने वाला आभूषण का प्रतीक है, उसे क्या कहा जाता है? तो माथे पे जब डांस करते टाइम वो पहनते हैं उसको घूमर बोलते हैं, ए आंसर है घूमर। एक लूर नृत्य होता है, गुगा नोमी वाला, तो पता ही आपका गुगा नृत्य, आदमी लेके जाते हैं ना गुगा पीर का, वो ऐसे निकालते हैं, ठीक है। गुगा में क्या करते हैं? स्नेक की पूजा की जाती है गुगा नवमी पे। लूर जो नृत्य है ये अविवाहित महिलाएं करती हैं, ये पढ़ाऊंगा मैं सारे नृत्य वगैरह जितने भी हैं। सरस्वती घाटी के कुरुक्षेत्र के 10 राजाओं के बीच लड़ा गया महायुद्ध डैश में पहले लड़ा गया था। कुरुक्षेत्र में कुछ भी युद्ध लड़े गए ना महाभारत काल के ही, वो बी आंसर, ठीक है। मुगल मागल नहीं घुसे कुरुक्षेत्र में, ठीक है। तो मुगल जो थे या वो पानीपत की लड़ाई, फलानी लड़ाई, कुरुक्षेत्र की तरफ नहीं गए वो, तो महाभारत बी। 41वां, द कैपिटल ऑफ हरियाणा लोकेटेड इन स्टेट ऑफ चंडीगढ़, क्या पूछा? कैपिटल हरियाणा लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, डैश राज्य में स्थित है? हरियाणा में ही स्थित है भाई। पंजाब कर के तो पिटना थोड़ी है, पंजाब थोड़ी कर दोगे, हरियाणा ही करना पड़ेगा। भारत में हरियाणा को डैश के संदर्भ में 20वें स्थान पर रखा गया है। अब हम पॉपुलेशन तो हमारी ज़्यादा है लेकिन हमारे पास एरिया कम है, तो लैंड एरिया बी आंसर होगा, लैंड एरिया 20वें स्थान पे है। तो पॉपुलेशन की दृष्टि से हम कौन से स्थान पे है वो आप लिख के बताओ। और हमारा क्षेत्र में कितना है? 44,212 स्क्वायर किलोमीटर। 43वां देखो, टोटल ऑफ 4 डिफरेंट कैन बी फाउंड इन स्टेट ऑफ हरियाणा। हरियाणा में 4 टाइप का क्या है? जोग्राफिकल फीचर है 4 टाइप के, सी आंसर है। जोग्राफिकल फीचर हमारे 4 टाइप के हैं, वो आगे मैं बता भी दूंगा आपको, ठीक है। माउंटेन रेंज नहीं है, माउंटेन तो, माउंटेन कहाँ पे हरियाणा में? एक तो आपके मोरनी वाले माउंटेन है, चलो बाद में देखते हैं इसको भी। 44 में आओ, हरियाणा की सबसे ऊंची पर्वत चोटी जो पंचकुला में स्थित है, वृथ हिमालय की शिवालिक पर्वत श्रृंखला, हाईएस्ट माउंटेन पीक इन हरियाणा लोकेटेड इन पंचकुला, इज ए पार्ट ऑफ शिवालिक हिल रेंज ऑफ ग्रेटर हिमालय। तो ये क्या है? करो पीक है, करो पीक है, ठीक है। ये मोरनी वाली है। तो अगर आपको ऊंची चोटी से गिराओगे, कोई मजाक करे आपको कि धक्का मारूंगा तेरे को पहाड़ से, तो आप रोने लग जाओगे, तो रो ही रहा है एक रो, ठीक है, कराने लग जाओगे आप। तो जोग्राफिकल फीचर जो है ना हरियाणा के, वो 4 टाइप में। एक तो शिवालिक की पहाड़ी है, शिवालिक की पहाड़ी कहाँ पे है? ये पंचकुला वाली बेल्ट में है, ये वाली जो ना, ये पंचकुला वाली बेल्ट है, मोरनी हिल्स, और ये वो अरावली की पहाड़ी है। अरावली कहाँ पे है? ये आपकी जो अरावली दिख रही है ना, ये वाली थोड़ी थोड़ी इधर भी, ये गुड़गांव वाली साइड होगी अरावली की पहाड़ी है, यहाँ इधर। जलोढ़ मैदान, जलोढ़ मैदान ये है, यहाँ पे उपजाऊ है सारी जमीन, जैसे यमुनानगर का काफी मैदान जलोढ़ है, करनाल वाली बेल्ट होगी, ठीक है। मैदान और बालू के टीले, ये जो हमारा इधर को दक्षिण पश्चिम हरियाणा पड़ गया ना जितना भी, जैसे रेवाड़ी हो गया, इधर को आप जो भी डिस्ट्रिक्ट पड़ गए, ये सारे क्या हैं? यहाँ पे बालू के मैदान भी हैं, ठीक है। तो इस तरीके से था, इसको मैं सेकंड में हटा देता हूँ।
तो 4 फीचर्स हैं, ये 4 फीचर्स तभी उसने पूछा, तो ये 4 फीचर है हमारे ज्योग्राफिकल फीचर्स हरियाणा के। तो वही मैं कह रहा था, हरियाणा जीके के लिए आपको ना सिर्फ प्रीवियस ईयर कर लो, कुछ नहीं है उस, अब प्रीवियस ईयर डिटेल से कर लेना, और मैं जब करवाऊंगा तो मैं सारा एक एक क्वेश्चन के हिसाब से काफी क्वेश्चन बन जाते हैं ना। दमदमा इज द नेम ऑफ डैश, दमदमा क्या है? बिगेस्ट लेक है भाई दमदमा, दमदमा झील जो है ना, दम काफी दम है दमदमा झील में, और बिगेस्ट लेक है ये, और ये कहाँ पे है? गुड़गांव में है, गुड़गांव में दमदमा लेक। गुड़गांव में और कौन सी लेक है? एक बड़खल झील, झील भी आपने सुना होगा, बड़खल। तो बड़खल झील जो है वो कहाँ पे है, वो बताओ मुझे। और सुल्तानपुर बताना, एक सुल्तानपुर कहाँ पे है? सुल्तानपुर झील बताना, बड़खल बताना। हरियाणा एज ए टोटल ऑफ 6 डिवीजन, तो क्या है ये 6? ज्योग्राफिकल, पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन है भाई ये 6 सी, एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन। 6 मंडल हैं हरियाणा के। अंबाला, इधर को अंबाला, फिर आ गया करनाल, करनाल से नीचे आओगे रोहतक, एक हिसार है, गुड़गांव और फरीदाबाद। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट अलग अलग उसमें इन 6 मंडलों में बांटे गए हैं। डिस्ट्रिक्ट ऑफ नू इन हरियाणा कम्स अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट ऑफ नू, पलवल और फरीदाबाद, तो फरीदाबाद में आता है, ठीक है। मेवात, फरीदाबाद और पलवल, ये तीनों फरीदाबाद के अंडर आते हैं। महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और गुड़गांव, ये आते हैं गुड़गांव के अंडर, ठीक है। 48 में आओ, 1 फरवरी 2020 तक हरियाणा के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो आपको अभी का बताना है, प्रेजेंट में कौन है। 48 में बताओ आप प्रेजेंट में कौन थे। ये दमदमा लेक है, ठीक है, और ये आर्टिफिशियल नहीं है, ये मतलब प्राकृतिक लेक है, दिख भी रही होगी आपको दमदमा लेक, गुड़गांव में है ये आपकी कौन सी पहाड़ी है? रावली की पहाड़ी है। 49 देखो, कुरुक्षेत्र को डैश के पहले श्लोक में धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र के रूप में वर्णित किया गया है। कुरुक्षेत्र पुराण में है, रामायण में थोड़ी, महाभारत में नहीं है, गीता में। डी आंसर है, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज वर्शिप्ड एज पार्ट ऑफ सेलिब्रेशन ऑफ गुगा नवमी? गुगा नवमी पे हम स्नेक की पूजा करते हैं, बी आंसर है। हरियाणा राज्य का पुष्प क्या है? आसान क्वेश्चन है, कमल का फूल। हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, बीजेपी का कमल का फूल खिला हुआ है, तो हरियाणा का फूल भी कमल का है, याद करने के लिए बता रहा हूँ भाई। गुलाब का तो लेना देना नहीं है हरियाणा से कुछ भी, सूरजमुखी, जैस्मीन नहीं है, ठीक है। हरियाणा का जो पक्षी है वो कौन सा है? राजकीय पक्षी काला तितर, ब्लैक फ्रॉन्कलिन बोलते हैं उसको, काला तितर, ब्लैक फ्रॉन्कलिन। पशु कौन सा है? काला हिरण, सलमान खान ने जो मारा था हिरण। ब्लैक बक। और वृक्ष कौन सा है? पीपल। हु इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फादर कौन थे? तो ये थे आपके जॉन मैकार्थी, सी आंसर है। बेबेज नहीं थे, ये फादर ऑफ कंप्यूटर थे, ठीक है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कौन थे? जॉन मैकार्थी थे। 53वां, कंप्यूटर में डीएमए का मतलब क्या है? डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस है इसका मतलब, डी आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प टू, निम्नलिखित किस विकल्प का प्रयोग नेटवर्क में बड़ी फाइलों को संपीड़ित करने और उन्हें भेजने में मदद करता है? फॉलोइंग हेल्प टू कंप्रेस, कम यानी साइज छोटा करके और फिर हम भेज सकते हैं, तो विनजिप करता है हेल्प, सी आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा एक गौण उपकरण नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पेरिफेरल डिवाइस? तो पेरिफेरल जो डिवाइस है, सीपीयू पेरिफेरल डिवाइस नहीं है। जैसे प्रिंटर है, कीबोर्ड है, माउस, इसको अटैच करते हैं हम सीपीयू के साथ, ठीक है। सीपीयू को थोड़ी किसी के साथ अटैच करते हैं, तो सीपीयू के साथ ये चीजें अटैच होती है, पेरिफेरल जो वो सीपीयू नहीं है। विच ऑफ फॉलोइंग इज एन इम्पैक्ट? इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है? जब हम किसी भी जो प्रिंट करने के लिए जैसे ऐसे डॉट डॉट ऐसे मार रहे हैं ना, ऐसे दबा के मार रहे हैं, तो उसको इम्पैक्ट बोलते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर होता है कि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है? तो इम्पैक्ट प्रिंटर इसमें कौन सा? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है, सी आंसर है। ऐसे करना, यूट्यूब पे जाना, प्ले लिस्ट के अंदर कंप्यूटर की वीडियोस मिलेंगी आपको 10-12, उसमें ये प्रिंटर की वीडियो मिल जाएगी, उसमें मिल जाएगा आपको, मैंने करवाया हुआ है। एन ईमेल हैज ऑल द फीचर्स होता है, एमएस वर्ड के सारे फीचर होते हैं, ए आंसर है। कंप्यूटर तो मैं बहुत अच्छे से करवाता हूँ, क्योंकि चंडीगढ़ में ही पूछा जाता, तो कंप्यूटर परफेक्टली मैंने करवाया, वो 10-12 वीडियोज में पढ़ सकते हो आप। वट इज द शॉर्टकट की टू अंडू एन एक्शन? अंडू करना कोई एक्शन को तो उस Ctrl+Z दबाते हो। अगर आपको रीडू करना हो फिर क्या दबाओगे? तो उसके लिए Ctrl+Y दबाते हो, अगर रीडू करना कोई एक्शन।
अगर कंट्रोल प्लस यू दबाओगे तो अंडरलाइन हो जाता है, कोई भी सेंटेंस अंडरलाइन हो जाता है, ठीक है। जैसे ये अंडरलाइन मारी हुई है ना, तो कंट्रोल प्लस यू दबा के, ये तो वो वाली है, मान लो इसके नीचे में ऐसे लाइन मारनी है तो कंट्रोल प्लस यू दबा दूंगा मैं। कंट्रोल प्लस बी से क्या होगा, बोल्ड हो जाता है, लेटर बोल्ड हो जाता है, ठीक है, बोल्ड हो जाएगा लेटर। एमएस वर्ड हो जाता है, उसमें अधिकतम कितने कॉलम हो सकते हैं, 63 कॉलम हो सकते हैं अधिकतम, सी आंसर है, टेबल के अंदर 63 कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं हम। ओड मैन फ्रॉम द अमंग फॉलोइंग ऑप्शन, हमें विषम विकल्प चुनना है, आइस, वाटर, जूस, पेट्रोल। बर्फ खा सकते हो, पानी पी सकते हो, जूस भी पी सकते हो, पेट्रोल थोड़ी पी लोगे, तो पेट्रोल ही है। कुछ लोग पी भी सकते हो तो उनके लिए ओड नहीं होगा भाई, उनके लिए फिर ओड क्या होगा, उनके लिए ओड फिर जूस होएगा, जो पेट्रोल पी सकता हो, ठीक है। जो पेट्रोल पीता हो जूस मार देना, बाकी हम तो पी नहीं सकते पेट्रोल, तो पेट्रोल इसमें ओड है। आइडेंटिफाई द रिलेशन अमंग द गिवन सेट ऑफ वर्ड्स एंड फिल द ब्लैंक विद द एप्रोप्रिएट वर्ड। दिए गए शब्दों में समूह के बीच में संबंध को पहचानिए तथा उपयुक्त शब्द के स्थित स्थान की पूर्ति कीजिए। टीचर जो है चाक, टीचर चाक का यूज करता है, डॉक्टर किसका यूज करता है, स्टेथोस्कोप का यूज करता है, सी आंसर है। डॉक्टर ने एक यंत्र सा नहीं टांगा होता है, ऐसे कान में लगाता डाटा सा, और ऐसे यूं करके वो गोल गोल सा ऐसे आपके ऐसे दिल पे रख देगा, पता नहीं क्या देखता है उससे, उससे मेरे को आज तक ये समझ नहीं आया वो चेक क्या करता है, दिल की धड़कन चेक करता है, क्या करता है वो, ऐसे आपके चिपका के रख देगा, तो उसको बोलते हैं, ऐसे टांग के रखता है ना गले में, नीम हकीम खतरे जान, वो वाली बात है। गांव में जो डॉक्टर होते हैं वो स्पेशली टांग के रखते हैं, वो पक्का टांग के रखेंगे, तो स्टेथोस्कोप बोलते हैं उसको, सी आंसर है। अब रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं। 33 छात्रों की कक्षा में सुनील आखिरी स्थान पे है, 33 छात्र हैं टोटल, ठीक है, सुनील है भाई यहाँ आखिरी में, सुनील आखिरी स्थान से नहीं, आखिरी से 17वें स्थान पे है, टोटल 33 है, तो आखिरी से मान लो 17वां यहाँ पे है, तो यहाँ पे है सुनील, इस साइड से 17वें स्थान पे है। प्रारंभ से उसका स्थान क्या होगा, जब 33 बंदे हैं, 17 बंदे तो ये हो गए, 17 तो यहाँ से यहाँ तक होंगे, यहाँ कितने बंदे बचे, अब यहाँ कितने बचे 33 में से, तो 33 में से अगर मैं 17 माइनस करूंगा तो 16 बंदे बच गए यहाँ पे, 16 बंदे यहाँ बच गए। तो इसने पूछा प्रारंभ से, यानी यहाँ से सुनील की पोजीशन क्या है, तो 16 बंदे तो ये हो गए, तो 17वें नंबर पे आ गया ना सुनील, क्योंकि उससे पहले 16 बंदे थे 17वें पे, इधर से भी 17वें पे, उधर से भी 17वां, तो सी आंसर है 17वां, ठीक है। सुनीता इज रैंक्ड, सुनीता सामने में 9वें स्थान पे है, तो सुनीता के बाद और रेखा से पहले 6 और लड़कियां हैं, यहाँ सामने से सुनीता है 9वें स्थान पे, यानी 9 बंदे हैं यहाँ तक, 9वें पे सुनीता बैठी है, और रेखा से पहले 6 और लड़कियां हैं, सुनीता और रेखा। अब मान लो रेखा यहाँ पे है, तो ये 6 बंदे हो रहे हैं बीच में, ठीक है, 9 बंदे तो सुनीता तक तो हो गए, 6 बंदे ये हो गए, ठीक है, 9 और 6 कितने हो गए टोटल 15। अब ये रेखा यहाँ पे है, रेखा कौन सी पोजीशन पे होगी, 16 पे होगी, यहाँ सामने से अगर देखूंगा तो मैं, 9 ये 6 उनके बीच में बैठे हैं, 16वीं रेखा होगी, सीधी सी बात। साथ ही रेखा आखिरी छोर से 12वें स्थान पे, यानी पीछे से वो रेखा 12वें स्थान पे है, आगे से देख रहा हूं तो मैं 16वें स्थान पे होगी, पीछे से वो 12वें स्थान पे, यानी 12 बंदे यहाँ पे बैठे हैं। पूछा गया है कुल छात्र बताने हैं, देखो रेखा तक 12 बंदे बैठे हैं, 6 बंदे यहाँ बैठे हैं और 9 बंदे ये हो गए, तो 12 और 6 18, 18 और 9 27 हो गया। एक तरीका ये है। दूसरा आप क्या करते हो कि रेखा की पोजीशन 16 है यहाँ से इस साइड से, और यहाँ से 12 है, 16 12, लास्ट पोजीशन प्लस राइट पोजीशन लेफ्ट प्लस राइट -1, ऐसे रट्टा मारा होता आपने, तो ये समझ के भी कर सकते हो, रट्टा मारने की जरूरत नहीं होती, लेफ्ट प्लस राइट -1 से भी कर सकते हो, वैसे समझ के भी कर सकते हो। तो 27 इसका आंसर हो जाएगा, डी आंसर। ए मैन स्टार्ट्स फ्रॉम हिज ऑफिस एंड ट्रेवल्स इन द ईस्ट डायरेक्शन, एक आदमी अपने कार्यालय से लगभग 8 किलोमीटर तक पूर्व दिशा में चलता है। पूर्व की दिशा कहाँ होती है, इस साइड को होती है, 8 किलोमीटर चला भाई ये पूर्व की दिशा में, ठीक है। उसके बाद दाहिना मोड़ लेता है, दाहिना मोड़ पूर्व की दिशा वाले का यहाँ नीचे को होगा दाहिना मोड़, ठीक है, मुड़ गया दाहिना मोड़, 6 किलोमीटर की उसने यात्रा कर ली, ठीक है, और अपने घर तक पहुंचने के लिए 6 किलोमीटर की यात्रा करता है दाहिना मोड़ लेके, ठीक है। तो यहाँ मुझे लग रहा है उसका घर आ गया, कार्यालय यहाँ था, तो ये बोल रहे छोटी दूरी कितनी होगी दोनों के बीच, यानी छोटी दूरी तो ये वाली होगी भाई, लाल जो बनाई मैंने, तो ये छोटी दूरी कितनी होगी, पाइथागोरस लगा दो, 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर अंडर द रूट, यही होगी छोटी दूरी, तो 64 प्लस 36 अंडर द रूट यानी 10, 100 का रूट मतलब 10 हो गया,
और ये डायरेक्शन कौन सी है, इधर को साउथ डायरेक्शन है और ये कौन सी, ईस्ट डायरेक्शन, तो साउथ ईस्ट हो गया 10 किलोमीटर, तो सी आंसर है। रामनाथ स्टार्ट फ्रॉम हिज फील्ड, रामनाथ अपने खेत से शुरू होकर 100 मीटर दक्षिण दिशा की ओर चलता है, ये चला दक्षिण की ओर 100 मीटर। आगे वह 2 बार दाहिनी ओर मुड़ता है और क्रमशः 200 मीटर और 100 मीटर चलता है। अब दक्षिण में जाओगे ना, दक्षिण में दाहिनी ओर इधर को आएगा। देखो अगर याद नहीं हो रहा ना, जब भी आप नॉर्थ में होते ना, मैं यहाँ इस नॉर्थ में ऊपर खड़ा हूँ, तो अभी जहाँ पे मैं रूम में बैठा हूँ या आप लोग अपने घर में बैठे हो वीडियो देख रहे हो, तो नॉर्थ में यहाँ पे अगर आप बैठे हो ना, जो आपका लेफ्ट हैंड है वो लेफ्ट में होगा, राइट में होगा। जब साउथ में चले जाओगे ना आप, तो राइट डायरेक्शन जो आपके लेफ्ट हैंड है वो हो जाएगी, लेफ्ट वाली राइट हो जाएगी। इस तरीके से होता है मिरर इमेज वाटर इमेज वाला जो कंसेप्ट। तो ये एक तो 200 मीटर मुड़ा दाहिना, अब फिर दाहिना मुड़ा, दाहिना इस साइड को मुड़ा, ये कितना मुड़ा, 100 मीटर चला। आगे वह पश्चिम दिशा की ओर लगभग 100 मीटर चलता है, तो पश्चिम दिशा आगे इधर होगी, 100 मीटर और चल पड़ा पश्चिम दिशा। पूछा क्या इसने, शुरुआत बिंदु से कितनी दूर है, तो जो ये पॉइंट है ये 200 मीटर हो गया, शुरुआत पॉइंट ये था, 200 और 100 300 मीटर दूर है, तो सी आंसर होगा। ऑन सीइंग, एक महिला को देखकर विनय को पता चलता है कि वह उसके पिता की पत्नी की बेटी है। ये विनय है, विनय का पिता, उसके पिता की पत्नी, यानी विनय की मदर ही होगी, उसकी पत्नी, उसकी बेटी, तो मतलब विनय की सिस्टर होगी एक तरीके से। महिला क्या सिस्टर होगी उसकी, डी आंसर है, कुछ भी नहीं था ये तो। व्हेन सुरेश सीज मोहन ही आइडेंटिफाइज हिम टू बी द फादर ऑफ द ब्रदर ऑफ हिज नीस, सुरेश मोहन को देखता तो वह उसका पहचान अपनी भांजी के भाई के पिता के रूप में पहचानता है। सुरेश है, उसकी भांजी, यानी सुरेश की कोई बहन है, बहन की बेटी होगी भांजी, ठीक है। क्या बोल रहा आगे, भांजी के भाई के पिता, भांजी का भाई यानी भांजा, उसका पिता यानी सिस्टर का हस्बैंड, तो मोहन सिस्टर का हस्बैंड है सुरेश की, तो क्या हो गया, ब्रदर इन लॉ बोलते हैं इसको, बहन हुई, ब्रदर इन लॉ, सी आंसर होगा, ठीक है। अरेंज द फॉलोइंग नेम्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, तो सबसे पहले क्या आएगा, जो सबसे पहले आता है ए बी सी ऐसे करके, तो पहले बी आता है, पहले बी आता है इनमें से, फिर के आता है, उसके बाद एन आता है, फिर एस आता है। देखो कौन से में है, बी कौन से नंबर पे, तीसरे पे, के चौथे पे, तो यही आंसर हो गया ना। हाउ मेनी 7 इन द बिलो सीरीज इज इमीडिएटली प्रोसीडेड एंड फॉलोड बाई एन ऑड नंबर, नीचे दी गई श्रृंखला में कितने 7 हैं जिनके तत्काल आगे और पीछे एक विषम संख्या, 7 से पहले भी विषम संख्या होनी चाहिए, 7 के बाद भी, तो पहले 7 ढूंढो, ये 7 है, इससे पहले विषम है, ठीक है, एक तो यही हो गया। दूसरा 7 ये है, इससे पहले 0 है, 0 ना विषम है ना सम है, तो ये नहीं बनेगा भाई। उसके बाद 7 यहाँ आता, तो ये विषम, ये भी विषम, तो ये दूसरा हो गया। एक 7 यहाँ सम है, ये सम, तो ये लेंगे नहीं हम। ये 7 इससे पहले सम संख्या, तो ये नहीं लेंगे, तो 2 ही हैं, ए आंसर हो गया 2। अरेंज द डेट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर फ्रॉम द अर्लीस्ट टू द मोस्ट रिसेंट, पूर्व से लेके सबसे हाल तक, तो सबसे पहले आएगा सबसे पुराना, सबसे पुरानी तिथि लग रही है मुझे मार्च 1991, ठीक है। उसके बाद है अगस्त 1991, यानी पहले 2 के बाद 4, 2 के बाद 4, फिर क्या आएगा, मई 92, फिर अगस्त 92, तो ए आंसर हो गया। अरेंज द डेट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर स्टार्टिंग फ्रॉम द रिसेंट, हल की तारीख से शुरू करके तिथियों को कलानुसार क्रम में व्यवस्थित कीजिए, मतलब अभी स्टार्टिंग की तारीख, तो सबसे पहले आएगा सबसे नया, सबसे नई तारीख इसमें 16 फरवरी है, तो पहले 2 हो गया, ठीक है। उसके बाद नई कौन सी तारीख है इसमें, जो ये 2012 13 में अगस्त, तो 3 आएगा 2 के बाद, फिर आएगा 4 और फिर 1, आसान था ये तो, डी आंसर है। आगे चलते हैं। नीचे दिए गए विकल्प में से सही पते का मिलान करो। भारतीय योजना और प्रबंधन संस्थान IIPM 63457 सुंदर सिंह मार्ग लोटस तालाब के पास, तो देखो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा, यही पता होना चाहिए जो इसने लिखा है, ठीक है। पहला देखो,
लोटस सिंह क्या, सुंदर सिंह मार्ग नियर लोटस, ये उसके बाद क्या है, ओस्मानिया यूनिवर्सिटी कैंपस मैंगलोर। ओस्मानिया यूनिवर्सिटी कैंपस मैंगलोर, यानी यही पता होना चाहिए। पहला देखो क्या लिखा है इसने, इंडस्ट्रियल, इंग्लिश में पढ़ो हिंदी में, इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, ये यहाँ तक तो ठीक है। सुंदर सिंह मार्ग भी ठीक है, लोटस ये भी, ओस्मानिया यूनिवर्सिटी कैंपस मैंगलोर, प्लानिंग एंड मैनेजमेंट था ना, ठीक है। इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूट, देखो ये था इंडियन, ये क्या लिखा है इसने इंडस्ट्रियल, तो ये तो गलत हो गया, पता गलत हो गया ना भाई, ये इंडस्ट्रियल थोड़ी था, इंडियन था ऊपर। दूसरे में आओ, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ प्लानिंग एंड मैनेजमेंट ठीक है, सुंदर सिंह मार्ग लोटस भी ठीक है, ओस्मानिया यूनिवर्सिटी कैंपस हैदराबाद, हैदराबाद थोड़ी था, मैंगलोर था, तो ये भी गलत हो गया। तीसरे में आओ, सुंदर सिंह मार्ग ओस्मानिया वर्क्स मैंगलोर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ प्लानिंग मैनेजमेंट सुंदर सिंह मार्ग नियर टू लोटस, ओस्मानिया वर्क्स मैंगलोर, वर्क्स थोड़ी था, ओस्मानिया यूनिवर्सिटी थी, तो ये भी गलत हो गया। तो चौथा ऑप्शन यही ठीक बचेगा, देख लो इसको, प्लानिंग एंड मैनेजमेंट ये ठीक है, सुंदर सिंह मार्ग नियर लोटस ओस्मानिया यूनिवर्सिटी कैंपस, तो ये डी आंसर ठीक है, इसका डी होगा आंसर। 73 में आओ, उस संख्या की पहचान करें जो श्रृंखला से संबंधित नहीं है, इनमें से कौन सी ओड है, मतलब इनसे संबंधित नहीं है। 48, 96, 60, 32, 80, 72, 78, 24, 8, सारी 8 से डिवाइड होती हैं ये, अगर हम सोचे तो नहीं, 60 नहीं होती ना, फिर आपकी 78 होती, तो ये लॉजिक नहीं चलेगा। तो इसमें एक ही लॉजिक है, लॉजिक क्या है, सारी दो दो संख्याएं है ना, 2 नंबर की हैं, सिर्फ ये 1 डिजिट है, तो ए अलग है, बाकी सारी क्या है डबल डिजिट है, ये सिर्फ सिंगल डिजिट है, तो ये आंसर होगा। इन्वायरमेंट को किसी निश्चित कोड में ये लिख दिया, अब बना के देखते हैं, ENVIRONMENT, इन्होंने क्या लिख दिया, MENTRONENVI, ये लिख दिया। तो हमें किसको लिखना है, मैनेजमेंट को लिखना है। देखो आर तो मेरे को लग रहा है आर यू का यू है, ओ भी यू का यू लग रहा है, उसके बाद MENT था ना ये, तो यू का यू सीधा MENT जो है ना, इन्होंने क्या करा, MENT को इसको यू का यू उठा के यहाँ कर दिया, MENT, यही किया ना इसने, MENT, NBU का यू है। ENVI को डायरेक्ट ENVI लिख दिया, तो सब सेम मैनेजमेंट का करते हैं हम, MANAGEMENT है ना, तो ये MENT को तो सीधा MENT बना दो भाई। मैनेजमेंट कितने अक्षर मैनेजमेंट में, ठीक है, मान लो MENT हमने यहाँ बना दिया। उसके बाद ये GE था, GE को GE रहने दो, MAN को पीछे फेंक दो, MAN, तो करके देखो बनता है कि नहीं, MENT GE MAN, तो ये बी ऑप्शन बन तो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हो सकता है ये, ठीक है ना, ENVI ठीक है, RON ठीक है, MENT ठीक है, तो ठीक है। निम्न व्यंजक को सरल कीजिए, सरल करना है ये, तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले हम ब्रैकेट को सोल्व करते हैं, तो ये ब्रैकेट, ये नीचे डिवाइड का निशान है भाई, इस ब्रैकेट को अगर सोल्व करें तो 12 भाग 204, तो बटे में 204 हो गया और प्लस में 3, 12 कम 12, 12 से 84, यानी 1/17 प्लस 3, तो क्या हो गया, 17 लघुत्तम आ गया, 1 लघुत्तम आ गया, ये 17 हो गया, तो 1 यूं का यूं 17, तो ये 51 और 1 52, गलत कर दिया क्या, 1 सेकंड को, पहले ऊपर वाला सोल्व करते हैं, बटे वाला बाद में देखते हैं। पहले गुना, बोर्ड मोस का रूल होता है, BODMAOS, पहले ब्रैकेट ऑफ, फिर डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, बोर्ड मोस को कब आयोगे हिंदी में बोलते हैं इसको, तो पहले मल्टीप्लाई, 18 चौक 72, माइनस का 2, 30 प्लस का 70, और ये 100 हो गया, 100 के बटे में भाग में आओ, 100 के भाग में क्या है, 12 भाग 204 प्लस का 3, ऐसे था, तो 12 बटे में 204 प्लस का ये 3, 12 एकम 12, 12 छिक 72, 12 से 84, ठीक है, 1/17 ही था, तो 1/17 प्लस 3 प्लस 1, 17 यूं का यूं है, 17 दिख क्या और 52/17 हो गया, ठीक है, ये हुआ।
एक सेकेंड, अगर इसको पलटोगे तो अगर इसको पलटोगे आप लोग, तो पलटने के बाद क्या बनेगा, ये बनेगा 52/17। तो देखो ये क्वेश्चन गलत दे रखा भाई, इन्होंने पता कैसे दे रखा है इसका आंसर, इन्होंने 17 और 3 को सीधा प्लस कर दिया। 17 3 प्लस थोड़ी हो जाएगा, क्योंकि बटे में है ना भाई, ये 17 ऐसे एलसीएम आएगा तो 17 3 51, 52/17 बनेगा। तो 100 बटे में 52 इंटू 17 ऐसे बनेगा। तो ये तो कोई भी आंसर नहीं बनता। तो इन्होंने 17 + 3 ऐसे 20/17 बना के 85 आंसर ऐसे निकाला होगा। ठीक है, तो ये बनेगा नहीं, क्वेश्चन ही गलत हो गया। ठीक है ना। हाँ अगर नहीं, अगर 20 भी आएगा तो भी आंसर नहीं बनेगा ये। अगर 204 भाग में 12 होता तो 17 + 3 20, 20 100 को 20 से तो भी नहीं बनता। तो ये इन्होंने गलती दे रखा है, पता नहीं कैसे बनाया। ठीक है, तो अब चलते हैं आगे। या फिर यहाँ पे कोई और साइन होता तो, लेकिन इन्होंने वो साइन तो दिया नहीं। क्योंकि अगर 1/17 बच रहा है, प्लस 3 करोगे तो क्या बनेगा, ये 17 एलसीएम होता है, इसको मल्टीप्लाई करोगे आप, 1 को 17 से 17 51 52 बनता है। आगे चलते हैं, छोड़ो इसको। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी गलती कर देते हैं कई बार। अगले में देखते हैं। एक पुस्तक को 40% के लाभ पे बेचा जाता है। ठीक है, यदि पुस्तक का लागत मूल्य 25 है, लागत मूल्य को क्रय मूल्य बोलते हैं, क्रय मूल्य बोलते हैं लागत मूल्य को, क्रय मूल्य को क्या बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस। तो 25 रुपए है, 40% का लाभ पे बेच दिया, यानी 140% पे बेच दिया ना, यही होगी बात। 25 चौका 100, 4 से काटोगे तो 35, तो 35 हो गया उसका विक्रय मूल्य। सी आंसर। 10 टी-शर्ट का विक्रय मूल्य 13 टी-शर्ट के लागत मूल्य के बराबर है, लेन देन में हुए लाभ का प्रतिशत ज्ञात करो। 10 टी-शर्ट का सेलिंग प्राइस जो है वो कह रहा है 13 टी-शर्ट के कॉस्ट प्राइस के इक्वल है। तो मान लो 10 जो टी-शर्ट थी ना, मैंने 10 टी-शर्ट मैंने 10 रुपए की खरीदी, लेकिन 10 टी-शर्ट मैंने बेच कितने, 1 रुपए की एक खरीदी। 10 टी-शर्ट 10 की खरीदी, यानी 1 रुपए की मैंने एक टी-शर्ट खरीदी। इस तरीके से हो गया। लेकिन 10 टी-शर्ट मैंने बेच कितने की दी, 13 की बेची थी ना। 10 टी-शर्ट 10 की खरीदी, 13 की खरीदी, लेकिन 10 टी-शर्ट 13 की बेच दी। तो लाभ कितने का हो गया मेरे को, 10 पे कंपेयर करोगे ना कभी भी, लाभ है वो 10 सेम क्वांटिटी पे कंपेयर करते हैं हम। 10 टी-शर्ट बेची हैं, 10 खरीदी हैं, उन पे कंपेयर होगा। तो 10 रुपए की खरीदी, 10 13 की बेची थी, 3 का लाभ हो गया कितने पे, 10 पे, इंटू 100 कर दो, तो 30% का लाभ हो गया। डी आंसर हो गया। कृषि उत्पादन 80 टन से बढ़कर 90 टन हो जाता है, कृषि उत्पादन में वृद्धि का प्रतिशत ज्ञात करो। 80 से 90 हो गया, तो कितना परसेंट बढ़ गया, 10 बटे में 80 कर दो, इंटू 100 कर दो। 100/8 कितना होता है, 12.5 होता है ना 100/8, तो बी आंसर हो गया। एक संख्या के 30% और 50% का अंतर 200 है। मान लो कोई संख्या है, उसका उसी का 30%, उसी का 20, इन दोनों का अंतर दे रखा है 200। इन दोनों का वैसे अंतर कितना, 20%। 20% की वैल्यू दे दी आपको 200। कोई संख्या अपने आप में 100% होती है, कोई भी चीज अपने आप में क्या होती है, 100%। 20% 200 है, एक कितना होगा, 20/200/20। 100% कितना होगा, इंटू 100 कर दो, 1000 हो गया। सी आंसर। आसान है, मैथ इतनी मुश्किल पूछता नहीं है, जो मुश्किल पूछेगा वो खतरनाक ही होगी फिर। फाइंड द मीन ऑफ 32 और 50। मीन क्या होता है, औसत, एवरेज। तो 32 और 50 को जोड़ दो, कितनी है, एक और एक 2 है, बटे में 2 कर दो, 82/2 यानी 41। दो संख्याएं 2 और 3 के अनुपात में है, कोई दो संख्या वो 2 और 3 के अनुपात में है। ये दोनों संख्याओं में 8 जोड़ दिया जाता है, मान लो 2 और 3 के अनुपात में है वो। तो एक मान लो 2x है, दूसरी क्या है 3x, दोनों में 8 जोड़ दिया, इसमें भी 8 जोड़ दिया, इसमें भी 8, और अनुपात कितना हो गया, 8/11। यही कह रहा है, छोटी संख्या बतानी है हमने, यानी 2x बतानी है। करो, 11 दूनी 22, 88, 8 तिया 24 और 8 होते 64। 2x हो गया, 88 में से 64 घटाओगे तो कितना हो गया, 8 में से 4 गया 4, 2 हो गया। तो x की वैल्यू कितनी, 2x की वैल्यू सीधी 24 ही आ गई, 2x ही तो फाइंड करना था। तो 2x कितना आ गया, 24, यानी डी आंसर हो गया। पहली 6 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 6 प्राइम नंबर। तो पहली प्राइम नंबर क्या है, 2 3 5 7 6 बतानी है ना, 11 और 13। तो 6 के 6 को जोड़ के बटे में 6 कर दो, 5 5 10 17 18 10 28 28
और 10 38 और 3 41, 41/6, 6 6 36, बच गया 5, 6 6 36 हो गया ना, बचेगा 5, 6 8 48, बी आंसर हो गया। फर्नीचर की 3 वस्तुओं की औसत कीमत 22,500 है। 3 वस्तुओं की औसत है 22,500, तीनों का मूल्य कितना होगा, इंटू 3 कर दोगे। यदि उनकी कीमतें 3 5 7 के अनुपात में है तो सबसे कम कीमत वाले फर्नीचर, सबसे कम कीमत वाला 3 है। तो 3 और 5 7 और 7, 3 और 5 8 और 7 15, टोटल कितने हैं, 15 हैं। हमें कौन सा पार्ट निकालना, 3, तो 3/15 पार्ट निकालना हमने। तो 22,500 इंटू 3 ये टोटल था, इसका हमने सिर्फ 3/15 चाहिए, तो बस यही निकालना था हमने। 15 से कितने भी कट गया, 15 15 225 होता, 1500 पे कट गया, 15 तो ये 45 इंटू 3 तो कितना होता, 13,500, सी आंसर हो गया। एक व्यक्ति पी से क्यू की यात्रा 40 किलोमीटर प्रति घंटे की उससे करता है। पी से क्यू गया वो 40 किलोमीटर पर घंटा, ठीक है। लौटते समय अपनी गति को 50% बढ़ा देता है। अब 40 किलोमीटर में 50% बढ़ा लिया, तो यानी 150/100 कर दोगे, कितना आया है, यानी 60 किलोमीटर की स्पीड से आया वो। अब गया 40 की स्पीड से, आया 60, दोनों की यात्राओं का औसत। तो जब भी एवरेज स्पीड निकालते हैं ना, उसमें क्या होता है, टोटल डिस्टेंस कवर। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस कवर बटे टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम जो उसने लिया। ऐसे नहीं है कि आप स्पीड जोड़ के 2 से डिवाइड कर दिया, 40 + 60/2, तो गलत हो जाएगा, ऐसे 50 नहीं होगा इसका आंसर। अगर 40 + 60/2 कर दिया तो 50, ये गलत है। ये हमें एवरेज स्पीड जब भी पूछा उसका फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस, कितनी डिस्टेंस की बटे टोटल टाइम कितना लिया। तो इसमें डिस्टेंस दिया नहीं है, पी से क्यों दे दिया, तो आप डिस्टेंस मान सकते हो। स्पीड बताना आपको 40 जाते टाइम थी और 60 आते टाइम, तो 40 और 60 का लघुत्तम मान लो 120 है, तो 40 की स्पीड से गया वो, तो 120 तो डिस्टेंस होगी जाने की प्लस आने की, तो दो टोटल डिस्टेंस होगी हमारे पास 240। अगर 40 की स्पीड से 120 गया तो कितने टाइम में गया वो, 3 घंटे में। 120 को 40 से डिवाइड कर दो, और 60 लौटने की थी, तो 60 की स्पीड से 120 कितने में गया, 2 घंटे में। तो 240/5 यानी 48 किलोमीटर की स्पीड आ गई, बी आंसर है। इस तरीके से करना है। कैंडेला इज द यूनिट ऑफ, कैंडेला किसकी इकाई है, तो ये लाइट इंटेंसिटी की इकाई है, सी आंसर है। डेंसिटी की इकाई क्या होती है, डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। मास किस में आता है, किलोग्राम में, किलोग्राम। वॉल्यूम किस में आता है, वॉल्यूम किस में लिखते हैं, मीटर में वॉल्यूम। आयतन किस में आता है, लीटर में भी आता है, मीटर में भी आता है। तो उस तरीके से होगी ये, -3 हो जाएगी, मीटर की -3, ठीक है। और साउंड की क्या होती है, डेसिबल होती है साउंड की। 86 वाले में आओ। एनर्जी पोजेस्ड बाई ए बॉडी बाई वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन, किसी निकास द्वारा अपनी स्थिति के कारण अधीन ऊर्जा। जब भी कोई बॉडी ऐसे खड़ी है ना, खड़ी है, ठीक है, अपनी उसके अंदर कुछ ऊर्जा है, ठीक है, पोजीशन ऑफ इट्स वर्च्यू जहां पे भी लिखा जाए तो उसको बोलते हैं हम पोटेंशियल एनर्जी। उसके अंदर पोटेंशियल है, डी आंसर है, ठीक है। ऐसे नहीं बोलते, फिल्म फुल में देखा होगा आपने, आपके अंदर तो काफ़ी पोटेंशियल है, इंटरव्यू वगैरह में बोलते आपके अंदर काफ़ी पोटेंशियल है। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, जो आपके अंदर है, जब आप चलने लगोगे तो उसको काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। कार्बन के कई यौगिकों का नाम IUPAC शब्दावली के आधार पर रखा गया है। IUPAC की फुल फॉर्म पूछ ली इसने, तो आई का मतलब तो इंटरनेशनल होगा, तो इंडियन तो कट्टा मारो, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी नहीं है भाई, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर, यूनियन भी नहीं है, तो यही है। एनालिटिकल नहीं है, यूनियन तो है, प्योर एंड एनालिटिकल केमिस्ट्री नहीं है, इंडियन यूनियन ऑफ प्योर, यही है, ठीक है, बी आंसर, ठीक है, बी आंसर, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैव लीस्ट नंबर ऑफ एटम, सबसे कम एटम किसमें है, HCl में है, इसका बी आंसर है। सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है, H2SO4। पोलिनेशन टेक प्लेस इन, पोलिनेशन किस में होता है, तो फूलों में होता है पोलिनेशन, सी आंसर है। मलेरिया एक जानलेवा बीमारी है, आमतौर पर संक्रमित किसके द्वारा फैलता है, मलेरिया किससे फैलता है, मॉस्किटो, मक्खियां, बर्ड, मॉस्किटो से फैलता है ना, फीमेल एनाफिलीज जो होती है उससे फैलता है, ठीक है, मलेरिया पता होगा आपको। तो मैंने जो बायो में एक वीडियो डाली है अभी कोर्स में, तो उसमें मैंने सारे बताए, वायरस से कौन सी बीमारी होती है, मलेरिया किससे होता है, मतलब
जितने क्वेश्चन आते हैं ना बायो में वो सारे बताए कि वायरस से कौन सी है, हेपेटाइटिस किससे होती है, तो इस तरीके के सारे क्वेश्चन मैंने डाले हैं उसमें। तो 91st क्वेश्चन देखो, डिफरेंस ऑफ टू नंबर 1365 दे रखा है। ऑन डिवाइडिंग द लार्जर नंबर बाई स्मॉलर नंबर, दो संख्याओं का अंतर 1365 है। बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित करने पे हमें भागफल के रूप में 6 और शेषफल के रूप में 15 प्राप्त होता है। सबसे छोटी संख्या क्या है? तो स्मॉलर नंबर कह रहा है ना, स्मॉलर नंबर यानी एस है मान लो, लार्ज नंबर क्या है एल, स्मॉलर को लार्ज से डिवाइड किया हमने, तो भागफल हमें क्या प्राप्त हुआ 6, शेषफल कितना है 15। तो आपको पता है अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं 6 से, स्मॉल को 6s हो गया मतलब, और 15 जोड़ दो तो लार्ज संख्या में प्राप्त होगी। तो ये इक्वेशन 1 बना लो इसको। दूसरा पहला लाइन पढ़ो, दो संख्याओं का अंतर 1365 है, तो अगर मैं बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाऊं तो 1365 हो गया। ये इक्वेशन 2 होगी, दोनों इक्वेशन सोल्व करनी है हमने। तो अगर इस पहले वाली को मैं यहाँ लिखूं एल में से 6 ये एस माइनस करूं तो कितना आएगा ये 15। दोनों को सोल्व कर लो, हमें निकालनी कौन सी छोटी, माइनस प्लस और ये माइनस कट गया, ये कितना बचा 5s और ये 1350। एस की वैल्यू क्या होगी 1350 बटे 5, 5 दूनी 10 सत्ती 35 270 होगी। तो बी आंसर हो गया इसका, कोई मुश्किल नहीं था, आसान ही था। शीला टेक्स 4 टाइम्स ऑफ द टाइम टू रो ए गिवन डिस्टेंस अगेंस्ट द स्ट्रीम एज टू रो द सेम डिस्टेंस अलोंग द स्ट्रीम, रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ बोट एंड स्ट्रीम। शीला को नाव द्वारा निश्चित दूरी तय करने में धारा के प्रवाह की तुलना में, धारा का प्रवाह जो होता है ना उसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। जब आप पानी के साथ साथ चलते हो तो आपकी ज्यादा एनर्जी नहीं लगती, तो उसमें क्या होता है आपकी बोट की स्पीड और वाटर की स्पीड दोनों प्लस हो जाती हैं। एक होता है अपस्ट्रीम, धारा के विपरीत। तो जब धारा के विपरीत चलोगे तो बोट की स्पीड में से पानी की स्पीड माइनस करोगे। जब आप नहर में भी तैरते होगे ना, तो आप अगर विपरीत डायरेक्शन में जाओगे तो आपकी जान ज्यादा लगेगी, ठीक है, क्योंकि आपको स्पीड को काटना पड़ेगा। तो ऐसे होगी ये चीज। आगे देखो, निश्चित दूरी तय करने में क्या कर रहा है, टेक्स 4 टाइम्स। तो मान लो डिस्टेंस दोनों की सेम है, ये क्या है स्पीड, ये जो मैंने कंपेयर करी, तो मान लो डिस्टेंस थी d, अगर मैं डाउन स्ट्रीम गया तो क्या d बटे बी प्लस डब्ल्यू, तो ये क्या आ गया टाइम, डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड किया टाइम आ गया। अगर मैं अप स्ट्रीम गया तो ये टाइम आ गया। तो इसने बोला क्या था, शीला टेक्स 4 टाइम्स ऑफ द टाइम, तो 4 गुना टाइम किस में लेती है अप स्ट्रीम में, अप स्ट्रीम यानी ये वाला, इसमें 4 गुना टाइम लेती है। इक्वल करने के लिए 4 को इससे मल्टीप्लाई करोगे क्योंकि 4 गुना तो ये पहले ही है। अब इसको सोल्व करके देखते हैं इस इक्वेशन को, 4d बटे बी प्लस डब्ल्यू डी अपॉन बी माइनस डब्ल्यू, ये हो गया। यहाँ सोल्व करते हैं तो 4d माइनस 4d इक्वल्स टू db प्लस dw। ये db को उधर ले आओगे तो क्या कितने db बन गया, ये 3db, और ये उधर 5dw बन गया। d से d काट दो तो b अपॉन w अगर मैं करूं तो कितना होगा, ये 5 ये 3। इसने पूछा क्या था, धारा की गति का अनुपात क्या होगा, धारा की गति का अनुपात, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एंड स्ट्रीम। तो बोट की तो 5 है, वाटर की 3 है, तो डी आंसर हो जाएगा। ट्रेन ऑफ लेंथ 350 मीटर क्रॉसेस ए ब्रिज ऑफ लेंथ 250 मीटर, 350 मीटर लंबी ट्रेन 250 मीटर लंबे पुल को 20 सेकंड में पार कर दे, ट्रेन की गति बतानी है। देखो ये पुल है, ये 250 मीटर का है, तो ट्रेन आई, ट्रेन थी 350 मीटर की, तो ट्रेन पार कब करेगी, जब यहाँ पे पहले ट्रेन का सिरा है, तो ट्रेन का सिरा पहले तो ये 250 मीटर ऐसे जाएगा, ठीक है। तो अभी पार नहीं हुआ भाई, पहले तो ट्रेन 250 मीटर गई, पार कब होएगा, देखो ट्रेन का ये इंजन है, इंजन यहाँ से यहाँ तक चला गया, तो ये पुल पार कब माना जाएगा, जब ट्रेन का जो पीछे वाला हिस्सा होता है ना, पहले तो इंजन जाएगा ऐसे, जब ये पीछे वाला हिस्सा यहाँ तक पार करेगा ना तब माना जाता। तो पीछे वाला हिस्सा कब पार करेगा, जब ये पुल की भी लेंथ और ट्रेन खुद की भी लेंथ दोनों पार कर लेगी। तो 250 प्लस 350 ये टोटल डिस्टेंस मानेंगे हम, और स्पीड निकालने के लिए क्या करेंगे 20 से डिवाइड करेंगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम यही होता है। तो 600 बटे 20 करोगे तो कितना हुआ 30, लेकिन किलोमीटर पर घंटा में पूछिए इसने, तो मीटर पर सेकंड से अगर किलोमीटर पर घंटा में जाना है तो क्या करते हैं, छोटी यूनिट से बड़ी में जाना 18 बटे 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, अगर बड़े से छोटे में जाना है तो 5 बटे 18 से, तो 5 से कटो 5 छक्का 30, 18 छक्का 108, सी आंसर हो गया। 5 years ago एज ऑफ मैन वाज 7 times द एज ऑफ सन, ये मैन है ये सन है,
दो कंडीशन मांगेगा ना इसमें, ठीक है। एज ऑफ मैन विल बी 3 टाइम्स एज ऑफ हिज सन 5 years फ्रॉम नाउ। तो 5 साल पहले आदमी जो कितने का होगा, -5 कर दो, 5 साल बाद m+5 हो गया। तो यहाँ कंपेयर करेंगे ना, हम छोटा लिख देता हूँ इसको थोड़ा। प्रेजेंट m मान लिया, ये 5 साल पहले आदमी 5 साल पहले घटा दिया, सन कितना होगा 5 साल पहले, s-5। एज ऑफ मैन 7 टाइम्स थी, तो 7 गुना ये था, तो 7 इससे मल्टीप्लाई करोगे तो बराबर हो गए। एज ऑफ मैन विल बी 3 टाइम्स 5 साल के बाद, तो 5 साल के बाद ये इतना हो गया, सन हो गया 5 साल के बाद इतना, s+5। तो 3 गुना कौन है, आदमी 3 गुना है, तो सन को 3 से मल्टीप्लाई करो तभी तो इक्वल होएगा। आदमी 3 गुना पहले ही बैठा, अगर उसको ही 3 गुना करोगे तो वो ज्यादा हो गया ना फिर तो, ठीक है। तो 3 गुना हम सन को करेंगे। 2 इक्वेशन बनेंगे, इक्वेशन सोल्व करनी है और कुछ नहीं करना, ठीक है। तो ये यहाँ इक्वेशन में यहाँ लिखता हूँ, m-5 7s-35 m+5 इक्वल्स टू 3s+15। निकालना क्या है इसने, मैन निकालना है ना। तो m माइनस का ये क्या 7s -35 और ये 5 उधर जाके प्लस का -30 हो गया। तो m माइनस का 3s इक्वल्स टू 15 में 10 हो गया ये, तो माइनस प्लस माइनस कट गया, माइनस का 4s इक्वल्स टू माइनस का 40। s की वैल्यू कितनी आ गई 10। किसी इक्वेशन में पुट कर दो, इसी में कर देते हैं, मान लो इसमें कर देते हैं, m-3s यानी 30 इक्वल्स टू 10। m की वैल्यू कितनी आ गई 40, तो m की वैल्यू आ गई 40। कंपेयर भी करके देख सकते हो, 5 साल पहले 35 का था वो, उसका सन 5 का, तो वही 7 गुना हो गया 95 में। चलो एलसीएम ऑफ 4 कॉन्जुगेटिव नंबर इज 60। 4 लगातार संख्याओं का एलसीएम 60 है यदि पहली 2 संख्याओं का योग चौथी के बराबर है। चारों संख्याओं का योग क्या है, एक संख्या मान ली x, दूसरी लगातार है ना, तो एक जोड़ दो, फिर और जोड़ दिया 2, फिर 3, मतलब एक एक जोड़ते चले ना, लगातार थी, लगातार तो ही होगी। तो इसने कंडीशन क्या दी, पहली 2 संख्या इन दोनों को जोड़ो, 2x + 1 हो गया ना, दोनों को जोड़ दिया मैंने, चौथी संख्या के बराबर है ये, तो x + 3 के बराबर है ये, तो 2x में से x गया, x इक्वल्स टू 2, तो x की वैल्यू क्या होगी 2, तो x + 1 यानी 3, ये 4, ये क्या हो गया 5, तो ये हो गई 4 संख्या। पूछा क्या इसने, चारों संख्याओं का योग क्या है, 2 और 3 5, 5 10 14, 14 हो गया ना योग, तो बी आंसर हो गया। एलसीएम चेक कर सकते हो आप, इन चारों का एलसीएम भी 60 ही बन रहा है, ठीक है। 30 मैन वर्किंग, एक मैन आवर डेज, m1 m1 m1, मान लो 2 आदमियों को कंपेयर करना है, ठीक है। मैन 2 आवर 2 और डे 2, ये फॉर्मूला होता है, दोनों आपस में इक्वल होते हैं अगर काम सेम किया तो। 30 मैन वर्किंग 7 आवर डे कैन डू ए वर्क इन 18 दिन। 30 बंदे थे, ठीक है, 7 दिन काम किया, 7 घंटे काम किया 18 दिन के लिए, तो ये जो भी काम हुआ ये किसके इक्वल होगा, हाउ मेनी डेज विल 21 मैन, 21 बंदे 9 घंटे काम कर रहे हैं, कितने दिन में करेंगे, तो डेज निकालने हैं ना हमने, सीधा सीधा होता फॉर्मूला। 7 से 3 पे कट गया, 9 से 2 पे कट गया, 3 से 10 पे कट गया, तो 20 दिन में कर लेंगे, 20 डेज, ठीक है, फॉर्मूला होता है बस, तो ए आंसर हो गया। Which amendment limited the size of council of minister to 15% of total size? मंत्री परिषद के आकार को सदन के कुल आकार का 15% कौन सी अमेंडमेंट ने किया था, तो 91वें अमेंडमेंट ने किया था, सी आंसर है इसका, ठीक है। पहले जो था मिनिस्टर डिसाइड नहीं थे, उसके बाद 15% गया भाई, कैबिनेट मिनिस्टर 15% ही बनेंगे, ठीक है। और मिनिमम कितने बनेंगे वो मुझे कमेंट में बताना। विच शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू म्यूनिसिपैलिटी, म्यूनिसिपैलिटी से कौन सा शेड्यूल रिलेटेड है, तो 12वां शेड्यूल रिलेटेड है, डी। टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम करके आपने पढ़ा होगा, TEARS ओल्ड पीएम, ये 12 के 12 शेड्यूल की ट्रिक होती है, तो ये 12वें नंबर पे है। पंचायत किस पे है, 11 पे है। डी पे क्या है, एंटी डिफेक्शन। इन विच स्टेट इज कामाख्या टेम्पल, किस में है, असम में है, सी आंसर है। कालूमर पीक इज हाईएस्ट पॉइंट इन, किस में है, ये विंध्या में है भाई, एमपी में, विंध्या में। और सद्भावना शिखर भी इसको बोलते हैं, सद्भावना शिखर या गुडविल शिखर, ठीक है। तो इस पेपर को अटेम्प्ट करके देखो कितने आपके ठीक बनते हैं, ये मेरे को कमेंट में बताना। और मैंने कोर्स शुरू कर चुका हूं मैं,
तो जैसे मैंने इसमें पढ़ा है, एक एक टॉपिक जैसे रिलेट करके, जैसे जी के क्वेश्चन है तो उसमें जितने टॉपिक्स बनते हैं साथ में सारे करवा दूंगा। ये तो फिर भी मैंने वीडियो छोटी करनी थी, तो उसमें मैं बढ़िया तरीके से बताऊंगा। और जो भी जैसे हिस्ट्री है, पॉलिटी है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वो मैं पहले करवाऊंगा, उसके बाद ही इन सबको करवाएंगे ना, क्योंकि आपको वो भी तो याद होने चाहिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आप बढ़िया तैयारी करना चाहते हो, अगर सेल्फ स्टडी आपसे नहीं हो रही, आप बढ़िया तैयारी करना चाहते हो, 50-60 आपके नंबर बनते हैं, यहाँ से 80 पे जाना है, तो आप कोर्स को परचेज कर सकते हो। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। परचेज कैसे करना है, डिस्क्रिप्शन में जो लिंक होगा वहाँ पे क्लिक करोगे, आपसे लॉगिन मांगेगा, आपको पेमेंट का ऑप्शन आएगा, वहाँ से जैसे ही पेमेंट करोगे आप, तो आप एक टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हो जाओगे, पेड टेलीग्राम ग्रुप। जितनी भी पीडीएफ्स होंगी, जैसे इसकी भी पीडीएफ मैं टेलीग्राम ग्रुप में डालूंगा, तो टेलीग्राम ग्रुप में सारी पीडीएफ्स रहेंगी पेड वाले में, ठीक है। आपको कोई नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में डाटा रहेगा, जैसे ये इंग्लिश हिंदी दोनों में था, ठीक है। और बेस्ट रहेगा, आपको हरियाणा का कहीं मिलेगा नहीं, तो बेस्ट कंटेंट दूंगा मैं। पे टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हो जाओगे आप जैसे ही लॉगिन करोगे और पेमेंट करोगे। उसके बाद क्या करना है, या तो आप कोस्मोफीड ऐप डाउनलोड करो, कोस्मोफीड ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो, उसमें फिर लॉगिन करना है, प्रोफाइल बनानी है। तो उसमें जब मोर में जाओगे ना, आपको ऐसे 4 ऑप्शन आएंगे, तो उसमें चौथा ऑप्शन आएगा परचेज्ड बाय यू। तो जैसे ही परचेज बाय यू में आप जाओगे, उसमें थर्ड ऑप्शन आएगा ऐसे करके, तीसरे में कोर्स। तो कोर्स में आपको सारी वीडियो शुरू हो जाएंगी, दिख जाएंगी, सारी शो हो जाएंगी। या फिर आप सीधा लैपटॉप पीसी में भी देख सकते हो, जैसे आप पेमेंट करोगे तो आपको सीधा वो वीडियोज का लिंक दे देगा, तो वहां पे भी देख सकते हो। 5 वीडियोज मैंने अभी डाल दी हैं, बाकी मैं डेली डाल दूंगा। तो एक बार मैंने अपना तरीका भी दिखाना था पढ़ाने का, कि मैं इस तरीके से पढ़ाता हूँ रिलेट करके। मैथ के तो फिर भी मैंने थोड़ा ऐसे करवाए क्वेश्चन अभी कम टाइम के चक्कर में, कि ज़्यादा लंबी वीडियो ना हो, ठीक है। आपको बढ़िया डिटेलिंग से बढ़िया डाटा दिया जाएगा। अगर 50-60 आप खुद भी, मैंने कल भी एक वीडियो में बताया था कि रिपीटर्स बहुत हैं, मेरे खुद ऐसे जानकार हैं जो कोई जेई लगाया, कोई किसी पोस्ट पे लगाया, और वो सारे सीईटी का फॉर्म दोबारा से फिल कर रहे हैं। तो कंपटीशन अच्छा खासा रहने वाला, कई लाख लोग भरते हैं। तो आपको एक अच्छा डाटा दिया जाए, बेस्ट डाटा, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं होता। अब देखो ये पूरा पेपर मैंने 100 क्वेश्चन का 1 घंटे में सोल्व कर दिया, 1 घंटे 7 मिनट हुए हैं, तो 1 घंटे में हमने सोल्व भी कर दिया। 1 घंटे ज़्यादा लंबी मैं क्लास रखता भी नहीं हूँ, मैं ऐसा ही बता रहा हूँ आपको। तो अच्छा डाटा दिया जाएगा आपको, ठीक है। तो जो जिससे आपकी बेटर तैयारी होगी, तो आप कोर्स परचेज कर सकते हैं, ठीक है। और किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा तो score_with_core, ये इंस्टाग्राम हैंडल है मेरा। इंस्टाग्राम पे आप मुझे मैसेज कर लो, कोर्स की डिटेल के रिलेटेड या कोई भी डिटेल के रिलेटेड, यहाँ मैसेज कर देना। एग्जाम का पता नहीं कब हो जाए, तो आप अपनी तैयारी अच्छी रखा करो, ठीक है। बार बार मैं यही बोलूंगा। और इंडिया जीके अच्छी पूछता है, ये बिल्कुल आसान वाला पेपर चूज किया था मैंने, कि कई बच्चे ऐसे होंगे जो बिल्कुल तैयारी जिनकी इतनी होती नहीं है, तो इसमें 60 से नीचे बन रहे हैं ना, तो फिर आपको सोचने की बहुत ज़रूरत है। इसमें 60 से नीचे बनने नहीं चाहिए आपके नंबर, ठीक है। तो उस वीडियो में इतना ही रखता हूँ मैं।